क्या इन्होंने ये डिक्लेयर किए हुए हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर की हुई हैं तो मतलब बात क्लियर है। और जिसने नहीं की हुई वो अपनी वजाहत दे, जैसे चौधरी शुजात और परवेज इलाही की तरफ से उनके तर्जुमान ने मोनस इलाही की एक वजाहत की है। और शौकत तरीन भी चैनल्स पे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कंपनी खुली थी लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन नहीं। इशू यही है, डॉक्टर वकार मसूद के बेटे का नाम आया है क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर अभी हाल ही में थे और वो मुस्ताफी हुए, तो मुझे यही लग रहा है कि उनके बेटे को जब क्वेश्चन गया है तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो उस ओहदे से चले जाएं। कुछ और लोगों का भी मैं इंतजार कर रहा हूँ जो हाल ही में अपने अपने ओहदे से गए हैं, शायद उनके नाम आ जाएं। अब इशू यही है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, लेकिन नवाज शरीफ को फारिग करने के बाद, जो कि उनको पनामा में नहीं बल्कि अकामा में फारिग किया गया था, तो उसके बाद जो 497 कंपनियां थी उनके बाकी के साथ 3 साल में कम से कम चले, पीएमएलएन पे इल्जाम लगाते थे कि वो नहीं कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए और कि नैब क्यों सोया रहा, और जो कुछ उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार कह सकते थे उन्होंने बुरा भला कहा और बुला के अफसरों की टिका के कोर्ट के अंदर इज्जत अफजाई की। तो अब उसके बाद से ना अदालतों में कभी कोई नोटिस हुआ कि 497 कंपनियां जो थी ऑफशोर पनामा पेपर्स की, उनका क्या हुआ। चलें वो बात साइड पे हो गई। तो अब जब नए सिरे से नई जगह से पंडोरा नाम से ये लीक्स आई हैं और इसमें जनरल मुशर्रफ के जो उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे, जिनका नाम हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा था, जनरल शफातुल्लाह शाह, इनका नाम शामिल है। और अभी चूंकि 700 नाम पाकिस्तानियों के हैं, अब इसहाक डार के बेटे का है। अब इसहाक डार के बेटे ने अपना मौकफ लिया कि मैं तो कभी पाकिस्तान में कारोबार नहीं किया और मैंने किया, वो अपने लाज में जवाब देगा हर बंदा जिस जिसका है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके लिए बड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि गवर्नमेंट के सेनेटर्स हों, वफाकी वजीर हों, अहदेदार हों, सूबाई वजीर हों, तो उनके नाम आ रहे हैं। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के आएंगे, जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन तभी ले सकेंगे जब गवर्नमेंट कोई अपनी बड़ी पोजीशन लेगी इसके ऊपर। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे, चूँकि ज़ाहिर है कि इनमें से अक्सर लोगों को, बल्कि जिस तरह की हिस्ट्री आ रही है सामने, सबको एक एक मैसेज गया है, कॉल्स गई हैं। फैसल वावडा ने जो सवाल करने वाले साफ़ी थे उनके साथ मिसबिहेव भी किया। तो इन लोगों के बारे में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत होनी चाहिए कि हाँ, इन लोगों ने क्या प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में ले लिया था कि जब अब ये नई चीज़ें आई थी, और वो वजाहतें करें बड़ी वजाहत के साथ, ठीक है जी कि ये हमने टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है और इन लॉज की बुनियाद पे, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने जब वहाँ पे ऑफशोर कंपनी खोली थी पनामा में, तो वो मुझे कानून के मुताबिक टैक्स 30% की बचत दे रहा था और मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था और मैं खिलाड़ी था, मेरे पैसे थे और मैंने कमाए थे, और वो क्लियर भी हो गए सुप्रीम कोर्ट से। ओके, इसी तरह ये बाकी बताएं कि अगर सवाल वही है कि क्या इन्होंने कानून के मुताबिक इनको डिक्लेयर किया, नहीं किया। खुसरो बख्तियार की फैमिली का नाम हर जगह पे हर केस में आ रहा है, नैब के अंदर भी उनकी फैमिली के नाम आ रहे हैं। अब ये नया काम आ गया, राजा नादर परवेज बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं और सियासत से एक किस्म के ला ताल्लुक है। मैंने उन्हें फ़ोन किया था लेकिन वो सो चुके थे, उनकी फैमिली ने हमें बताया कि इस वक्त वो सो रहे हैं, कि वरना मैं ज़रूर उनसे पूछता कि उनका क्योंकि काम कुछ और था और कभी उनके नाम के साथ इस तरह की करप्शन का कभी कोई केस आया नहीं। अब हमें इन्हीं चीज़ों को देखना है, हम वेट कर रहे हैं। वकार मसूद साहब को भी वजाहत कर देनी चाहिए अब कि उनके बेटे क्या काम करते थे, क्योंकि वो सारी उम्र सरकार में रहे। अब बेटे की वजाहत, जैसे इसहाक डार के बेटे अली डार ने अपनी वजाहत की है कि जी मैं तो कारोबार कभी पाकिस्तान में किया नहीं, 20 साल से मैं दुबई में कारोबार कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे टैक्स में यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। अब यही चीज़ें हम सबसे तवक्को करते हैं और सबसे पहले इखलाकी तौर पे यही बात है कि जो हुक्मरान जमात में शामिल हैं, अब जैसे सागदार साहब का, ये अलीम खान साहब का नाम हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इन कई कई लोगों ने ये बात कही थी कि वो काफ़ी अरसे से कारोबार में जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि मुझे रिज़ाइन करा दें, क्योंकि उनका पंजाब में अब मकसद ख़त्म हो चुका हुआ था। फिर अब वो मीडिया इंडस्ट्री में भी आ चुके हुए हैं, शायद वही पहला कतरा बने के लिए जी मैं तो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रहा हूँ और अपने आप को पेश कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमें देखना है कि कौन क्या बात करता है। अभी पेपर्स की लिस्ट जिसमें 700 पाकिस्तानियों का बताया गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ठीक। बाकी वजीर जो हैं खुसरो बख्तियार, उनको भी चाहिए फौरी तौर पर वजाहत कर दें अपनी।
ठीक है। एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान अजहर, तहलका तो मच चुका है, काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। क्या इन नामों की तरफ से वजाहत दे देना, क्लियर कर देना काफ़ी होगा? तहकीकात हो सकती हैं इस पर क्या? देखिए, ये जो पेंडोरा पेपर्स है, इनकी नौयत कमोबेश नबीला वही है जो पानामा पेपर्स की थी। ये बिल्कुल उसी तरह से ये समझने की जरूरत है कि ये ऑफशोर कंपनीज का जो काम है, जो कारोबार है, वो किस तरह से होता है। ये कंपनी किस तरह से आगे एसेट्स को जो है वो ओन करती हैं, और वो जो एसेट्स को ओन करने वाले और इनका असल में और इन कंपनियों के पीछे जो बड़े नाम हैं, आखिर उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है। मेरा ख्याल है उस वक्त पनामा पेपर्स के बाद आपको याद होगा, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साहबजादों के जो है वो नाम आए थे, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा सियासी इशू बन गया था। इसी तरह से अभी भी जिन सियासतदानों के नाम जिनका जिक्र किया जा रहा है, वज़ीर ख़ज़ाना उनमें शामिल हैं, मुनस्सर सलाई हैं, फैसल वाड्रा हैं। जाहिर बात है अब इनसे सवालात तो होंगे, और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि उस वक्त भी माहौल ऐसा था कि एक सियासी दर्जा हरारत जो था वो ऊपर था। इलेक्शन जो है वो आने वाले थे। मेरा ख्याल है कि आने वाले अगर 2 साल नहीं तो आने वाले चंद महीनों तक इन पेपर्स का उसी तरह से चर्चा रहेगा जिस तरह से पनामा पेपर्स का हुआ था। बुनियादी बात यह है कि मैं अभी बात सुन रहा था और वो दुरुस्त है कि अभी तक इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, जिन एसेट्स की जो है वो बात की गई है और कंपनियों के साथ जिस तरह से जो है वो ताल्लुक जोड़ा गया है, उस ताल्लुक की वजाहत किस तरह से की जाती है, ये आने वाले दिनों में अहम सवाल होंगे। और ये ज्यादातर सवाल पनामा पेपर्स में भी आपको याद होगा, नाम तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कारोबारी थे, और उनसे जो है वो कोई इस तरह से सवालात नहीं पूछे गए। तो बुनियादी तौर पर मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक सियासी डिबेट होगी, और इसमें जो ज्यादातर सवालात हैं वो सियासतदानों से ही पूछे जाएंगे। अब सियासतदान एक तो कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, और फिर सियासत में अपनी पोजीशन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा, और उसका इंतजार भी होगा कि उनका रद्द-ए-अमल इस पर जो है वो क्या आता है। ठीक है आमिर साहब, आपके ख्याल में जो बुनियाद थी तहरीक इंसाफ की 2018 में आने से पहले, वो सियासत की बुनियाद ही करप्शन के खिलाफ एक्शन पर थी कि करप्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो अब बॉल तो वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो किस तरह से एक्शन लेते हैं। कितने पुरुमीद हैं आप कि पिक एंड चूज नहीं होगा? अभी मैं कह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर के इंतजार में हूं, और वो आ गया है, लेकिन उस तरह नहीं आया। उन्होंने कहा है कि हम इसको वेलकम करते हैं, और मेरी जिद्दोजहद इसी बात पे थी कि इल गॉटन मनी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और 2 अशरों से मैं इसी काम पे वादे भी कर रहा हूं और बात भी कर रहा हूं, और ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही एक काम है। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, मेरी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी तमाम उन पाकिस्तानियों को जिनके नाम इसके अंदर आ रहे हैं, और बिल्कुल हम इसको चाहेंगे कि बिल्कुल इसको अनचेक नहीं जाना चाहिए, ताकि जो गरीब लोगों के एसेट्स खा के बैठे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर वो मुतालबा जो वो बतौर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे करते थे कि सबसे पहले नवाज शरीफ अपने ओहदे से मुस्ताफी हों, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को जो सेनेटर भी हैं या वजीर का ओहदा रखते हैं, वजीर के बराबर ओहदा रखते हैं, उनके बारे में ये मशवरा नहीं दिया कि वो फौरी तौर पे रिजाइन कर दें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। ये इसमें मुझे ट्विटर में कमी जरूर आ रही है। उन्होंने वेलकम कर दिया, जो सारे दिन से पीटीआई के और हुकूमत के तर्जुमान कर रहे थे कि हमारी तो जिद्दोजहद भी यही है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर में ये चेंज नजर आया। जो उनके मुतालबात होते थे कि पहले आप ओहदे से हट जाएं, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ये अभी अभी ट्वीट आया है उनका, और अभी हमारी स्क्रीन पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे थी तो जब आपने पहले सेगमेंट में मुझसे बात की थी, तो मैंने कहा था कि मैं वेट कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का कि वो क्या कहते हैं अपने लोगों को। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मेरी गवर्नमेंट तमाम उन पाकिस्तानियों को जिनका नाम इसमें आया है उनको वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, और अगर कोई रॉन्ग डूइंग इस्टेब्लिश होती है तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो बात यह है कि जब नाम आए, रॉन्ग डूइंग तो बाद में तय होनी है, तो किसी को फिर अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। ये जो असूल वो अपोजिशन में कहते थे
अब बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि मजा तभी आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है वो कह दें कि जी अपने आप को क्लियर करें। मैं खुद पहले ये कह रहा था कि जिन लोगों ने अपने आप को क्लियर किया हुआ है, ये ऑफशोर कंपनी अगर उन्होंने टैक्स रिटर्न्स में दी हुई हैं तो फिर कोई इशू भी नहीं है। फिर कैसी करप्शन है कि अगर किसी कानून के तहत किसी मुल्क के कानून में उन्होंने जाके बहरहाल छुपाया तो जाता है, लेकिन अब अगर आप उसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि पनामा पेपर्स के बाद तो इतनी धूल मट्टी उड़ी थी और उसको कई साल गुजर गए, बात को 16 से शुरू होता है और आज 21 हो गई है, 5 साल उस बात को हो गई है। तो अब यही सवालात इन सबको भी गए। हम बाकी लोगों के नाम भी देखना चाह रहे हैं। अभी मेजर जनरल नुसरत नईम साहब का भी इसमें नाम आ गया, जनरल तारिक खालिद मकबूल के दामाद का नाम आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हैं, फैमिलीज के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल उसमें आते ही नहीं है। अब मैं एक जगह देख रहा था कि जनरल अली कुली खान, उनकी फैमिली पूरी कारोबारी फैमिली है। वो बेशक फौज में थे, उनके और अजीज भी थे, लेकिन ये स्टैब्लिश कारोबारी लोग भी। अब ये चीजें वो ये नहीं है कि वो कोई आज ओहदेदार हैं, अब वरना तो रिश्तेदारियां तो उमर अयूब की भी हैं उनके साथ। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी फैमिली रिश्तेदारियां हो जाती हैं। क्लियर इसी बात को करना है कि आपका उनके साथ कोई कारोबार तो नहीं है, आप उनके शेयर होल्डर तो नहीं है और आपकी फैमिली उसमें शेयर होल्डर तो नहीं है। जैसे अभी हमारे सामने उनका नाम आ रहा है वफाकी वजीर साहब का भी, और उनका मुख्तलिफ इंक्वायरियों में नैब में भी आता है खुसरो बख्तियार का, लेकिन कोई नहीं पूछता। फैसल वावडा का नाम हर जगह पे आया है और उनकी दोहरी शहरियत का मामला था, वो अब तक क्लियर नहीं हुआ, वो रिजाइन करके सेनेटर बन गए, अब उनका फिर नाम आया है। हम तो तवक्को करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस पे भी बात करेंगे। ठीक है रहमान, इसी तर्ज का एक और केस ऑलरेडी सामने है। पानामा पेपर्स की अगर बात की जाए, उसकी तहकीकात भी सभी को मालूम है। आपको लगता है कि ये पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात भी उसी तर्ज की होंगी या कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे सकता है? देखिए, पानामा पेपर्स का नबीला जो मामला था वो उस वक्त एक बहुत ज्यादा जो है वो सियासी डिबेट जो है वो बन गई थी, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और फिर वैसे इसका जो रिएक्शन आया था तो वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल इशू बनकर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के साथ भी जुड़ा रहा, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साथ भी जुड़ा रहा। और वो मामला जो था वो उस वक्त हमने जो चीजें देखी थी वो पनामा पेपर्स का जो उस वक्त माहौल था वो खालिस्तान जो है वो एक सियासी डिबेट इख्तियार कर गया था। अभी देखिए, मैंने जैसे कि कहा, इन पेपर्स की नोयत। रहमान, माजरत के साथ एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचानी है। पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। वजीर आजम इमरान खान का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम का बयान सामने आ गया है। वजीर आजम ने कहा, अशराफिया की गैर कानूनी तरीके से हासिल दौलत को एक्सपोज करने का खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि ये अवाम की दौलत है जो टैक्स चोरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जमा की गई है। किसी भी पाकिस्तानी की करप्शन साबित हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। अशराफिया की गैर कानूनी तरीके से हासिल दौलत को एक्सपोज करने का खैर मकदम करते हैं। ये अवाम की दौलत है जो टैक्स चोरी से बनी। पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। किसी भी पाकिस्तानी की करप्शन साबित हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। ये अवाम की दौलत है जो टैक्स चोरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जमा की गई है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। पेंडोरा पेपर्स जिसमें 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, और वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करता हूं। हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स के हवाले से रद्द-ए-अमल आ चुका। ट्विटर पर अपने ट्वीट में उन्होंने खैर मकदम किया है और वज़ीर आज़म का यह भी कहना है कि हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का ऐलान करते हुए भी कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो इस संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझें। यह अवाम की दौलत है जो टैक्स चोरी, करप्शन और
और मनी लॉन्ड्रिंग से जमा की गई है। वज़ीर आज़म का अपनी ट्वीट में कहना था कि वो पिंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत पिंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी, ये बड़ा उन्होंने किया और कहा कि किसी भी पाकिस्तानी की करप्शन साबित हुई तो तादीबी कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा है कि वो संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमाती तब्दीली के बहरान की तरह समझें। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया है। बिल्कुल, इससे पहले हम बात कर रहे थे इसी बारे में कि मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर सामने आ चुका है। 700 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिनके नाम सामने आए हैं। रहमान, हम बात कर रहे थे तहकीकात के हवाले से। वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि तहकीकात होंगी, कितनी शफाफ तहकीकात हो सकती हैं ये? देखिए, ये उनका बयान बड़ा खुश आइंद है और मैं वो इसी तरफ इशारा कर रहा था कि जब पनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जो फैमिली थी उन पर बराह रास्त क्योंकि जो है वो उनका नाम आया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी जो अपना बयान भी ट्विटर पर जारी किया है, जो आप भी बता रहे थे, तो अब ये सूरत हाल थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है। इसलिए तवक्कुआत इस मरतबा ज़्यादा होंगी कि उस वक्त जो है वो हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि हुकूमत इस पर जो है वो एक्शन नहीं ले रही या हुकूमत इससे कोई लेतो लाल से जो है वो काम ले रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अब अगर हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत के पास अपना भी एक रिसोर्स होता है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये पनामा पेपर से भी जब था तो उस वक्त भी यही दो सवालात होते रहे थे और मैं राणा साहब की बात से एग्री करूंगा कि सबसे आम चीज़ ये है कि जो ताल्लुक बताया जाता है जिन कारोबारी अफराद का या सियासी अफराद का जो ताल्लुक जो है वो उन कंपनीज के साथ या उन कंपनीज को जो ओन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्या कारोबारी ताल्लुक है या नहीं। और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जो चीज़ जो एसेट्स जो है वो इन कंपनीज के नाम है, क्या वो एसेट्स पाकिस्तान से ले जाए गए हैं या पाकिस्तान से जो है वो कोई जो है वो एसेट्स को जो है वो बाहर जो है वो पैसा जो है वो भिजवाया गया है या उसको जो है वो ट्रांसफर किया गया है और फिर वो पैसा किस तरह से बनाएगा। मेरा ख्याल है हुकूमत अगर चाहे तो हुकूमत इस सब की तहकीकात कर सकती है। हुकूमत के पास यहाँ भी रिसोर्सेज हैं। इन पानामा पेपर्स की तरह इन पेपर्स का, पेंडोरा पेपर्स का भी जो है वो मकसद यही है कि ये डिटेल्स जो है वो सामने आ गई हैं। इनमें से बहुत सारी डिटेल्स जो है, जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, तो इन पेपर्स की जो डिटेल्स हैं, जो एक्सपोजे है, वो जो है वो आपको जो है वो हो गई हैं। जो बाहर की जो डिटेल्स थी, जो बाहर थी, अब पाकिस्तान के अंदर जो डिटेल्स हैं, क्या ये चीजें डिक्लेयर्ड हैं या नहीं, इस हवाले से मेरा ख्याल है क्योंकि हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, करप्शन के खिलाफ जो है वो जंग जिसका इंतखाबी नारा भी है, उसका एजेंडा भी है, अभी वज़ीर आज़म ने भी जो है वो इसका इजहार किया है। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ है शायद हम देख सकते हैं कि पानामा पेपर से शायद बढ़कर जो है वो इस पर जो है वो हुकूमत एक्शन ले, लेकिन ये तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये तवक्को जरूर होगी इस पर। ठीक है, इसी हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार कामरान यूसुफ ने। कामरान साहब, आप किस तरह से देखते हैं और कितने पुरुमीद हैं कि तहकीकात होंगी, शफाफ होंगी और जो इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा सबको? देखें, ये कहना कबल वक्त है क्योंकि अगर आप पैनामा पेपर्स में भी देखें तो उसमें दर्जनों पाकिस्तानियों के नाम थे, लेकिन तहकीकात अगर हुई तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के अलावा कोई काबिल जिक्र हमें तहकीकात नजर नहीं आती, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरसरे इक़्तिदार हैं और उन्होंने जो अभी रिएक्शन भी है, जो ट्वीट किया है, उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि जिन जिन के नाम हैं वो उनकी तहकीकात करेंगे। लेकिन ये तहकीकात क्या वाकई होंगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ICIJ का जो ट्विटर हैंडल है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये रिमाइंड भी करवाया कि उन्होंने वादा किया था कि वो करप्शन के खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन इन जो नई तहकीकात सामने आई हैं उनमें जो उनके अपनी कैबिनेट के इनर सर्कल के लोग हैं उनके नाम सामने आए हैं कि उनकी जो हिडन वेल्थ है वो ऑफशोर कंपनीज में मौजूद है। तो तवक्को यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जैसे अभी खुद भी ये रिएक्शन दिया है कि इस पर तहकीकात होंगी, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड हमारा देखें तो ये मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि आई एम स्टिल डाउटफुल कि ये वाकई इसकी तहकीकात होंगी, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल फॉर एग्जांपल जो चौधरी बरदरान का रद्द-ए-अमल आया उसमें तो उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया है। तो ये अमूमन होता यही है कि जब आप पर इल्जामात लगते हैं
तो फिर कभी कभी आप उसको साजिश का नाम देते हैं और इस तरह छुपने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स होप के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये अब ऐलान किया है कि वो तहकीकात करेंगे जो जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनके बहुत करीबी जो लोग हैं वो इसके अंदर मौजूद भी तैयार हैं, जैसे वज़ीर ख़जाना का नाम भी इसमें शामिल है। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के। ठीक है, शहबाज राना भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज, सभी ये बात कर रहे हैं कि देखना ये होगा कि तहकीकात किस नौइयत की होंगी, क्या रुख इख्तियार करती हैं। जिन जिन के नाम सामने आए हैं उनकी तरफ से वजाहत दे देना या अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना काफ़ी होगा, और आपको क्या लगता है कि तहकीकात कैसी होंगी? जी बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी शख्स का इस तरह की जो इंकशाफात होते हैं उसके बाद इस्तीफा दे देना, ये बड़ी ही एक अजीब सी बात लगती है। हमारे वो हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं लॉज की। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि एनीवन वुड रिजाइन एज अर्ली एज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और इवन फॉर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो वो तो मुझे बात एक मुश्किल दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो अभी पेंडोरास बॉक्स के पेपर्स जो लीक हुए हैं और जो इस पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स अभी आना शुरू हो गई हैं, अगर आप ICIJ की वेबसाइट के ऊपर भी जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक स्टोरी दी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा गालबन लिखा गया है वो पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री जनरल्स हैं फॉर्मर, उनके ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो काबीना है उनके मेंबरान के ऊपर। और सबसे ज्यादा उसमें जो जिक्र मिलता है वो मोनिस इलाही साहब का है। उनके हवाले से उन्होंने काफी डिटेल्ड जिक्र किया है। और दूसरा उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब के जो रिलेटेड है, जो हमारे वजीर सनत व पैदावार के, उनके भाई उमर बख्तियार की भी स्टेटमेंट है उसके अंदर, और शौकत तरीन की भी एक ब्रीफ स्टेटमेंट है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना होगा कि जो पनामा पेपर्स आए थे 2016 में, उससे हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और मुल्क ने क्या सीखा? क्या हमने कुछ इससे लर्न किया? क्या उन पनामा पेपर्स का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो नवाज शरीफ थे उस वक्त वज़ीर आज़म, उनको इक़्तिदार से फारिग करना, और उसके बाद 324 अफराद के नाम थे मेरे ख्याल उसके अंदर, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक और फिर लीक आई थी, कुछ 400-450 अफराद के नाम थे। तो क्या वो 2-3 अफराद तक ही बात खत्म हो गई? क्या उसके बाद फिर एक एमनेस्टी टैक्स की नहीं दी थी उस वक्त की हुकूमत ने, PMLN की? और ना सिर्फ PMLN की हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी दी, इंतहाई अफसोसनाक की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ जिहाद करते हैं, उनकी पार्टी का नाम भी ऐसा, वो इंसाफ की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने अब तक 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी हैं। एक उन्होंने जुलाई 2019 में दी, जून जुलाई 2019, और उसमें डोमेस्टिक और ऑफशोर एसेट्स के ऊपर टैक्स एमनेस्टी। तो कल अगर आपको ये सुनने में मिले कि इसमें कुछ कंपनीज इन टैक्स एमनेस्टी की स्कीम्स के जरिए ऑलरेडी ही डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि उन टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स का मकसद ही यही था। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने अप्रैल 2020 में एक और टैक्स एमनेस्टी दी, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के नाम के ऊपर। तो आपको याद है कि पाकिस्तान को एक ट्रेजर इंफॉर्मेशन का मिला था OECD के से, कि हर साल मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उसे जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे कितना टैक्स मिला, कितना टैक्स नहीं मिला, FBR ने क्या उसके ऊपर इकदाम किए। तो जब हम ऑफ द रिकॉर्ड इन FBR के अफसरान के साथ बैठते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जी आपने इसे क्या किया, पनामा पेपर से क्या निकला, और इसके बाद जो OECD की इन्फॉर्मेशन से क्या निकला, तो आगे से हमें जवाब ये सुनने को मिलता है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ गई थी, फिर 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ गई। तो ये दोनों टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑफशोर से रिलेटेड थी, जो दूसरे ममालिक में, इन ममालिक हमारे जो लोग हैं इनके वहां पे इन्होंने अपने असासे छुपाए हुए हैं, तो उन्होंने 3% से लेकर 5% देकर बहुत सारे असासे डिक्लेयर कर लिए थे। तो आज जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है वो है वजीर खजाना शौकत तरीन साहब। वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी तक 15 अक्टूबर तक उनकी टर्म है, और उसके बाद उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, जो फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात ने अनाउंस किया है कि वो चाहते हैं कि 7 नवंबर तक इसाक डार साहब को पहले डी-सीट करके वहां से उनको सेनेटर बनाया जाए। तो सबसे पहला सवाल जो अब शौकत तरीन साहब के सामने ये होगा कि उनके और उनकी फैमिली के नाम पे 4 ऑफशोर कंपनीज का जो इसमें जिक्र आया है पेंडोरास लीक के अंदर, तो क्या ये उन्होंने ऑफशोर कंपनीज को डिक्लेयर किया अपने एसेट्स में? अगर तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ अपने, जो उन्होंने FBR में रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, जो गोशवारे, और खास तौर पर वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने अभी कुछ गालबन पिछले महीने ही काबीना डिवीजन को अपने एसेट्स की उन्होंने डिटेल्स हैं वो सबमिट करवाई हैं। तो अगर उनके FBR के टैक्स रिकॉर्ड्स में और जो उन्होंने काबीना डिवीजन को डिटेल्स जमा करवाई हैं उनके अंदर इन कंपनीज का जिक्र है, तो फिर तो मेरे ख्याल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों जगहों पे ये आपको डिटेल्स नहीं मिलती
तो मेरा ख्याल फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस पर सोचना चाहिए। ठीक है राना साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन किया है मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर साहब, इससे पहले कि हम डिबेट को आगे बढ़ाएं, एक आम बंदे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ऑफशोर कंपनी होना गुनाह है, या फिर उसमें करप्शन के पैसे को ले जाना, या फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर होना, ये इनमें सब में से कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? जरा आम बंदे की समझ में आने के लिए आसान लफ्जों में समझाइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में शहबाज राना साहब ने तो काफी हद तक इस बात को क्लियर किया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन कर दूं कि ये ऑफशोर कंपनीज बनाना कतई तौर पे इलीगल नहीं है। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये बाहर के ममालिक में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन इस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की हद तक इम्पोर्टेंट बात, जहां तक अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात है, तो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि क्या उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, क्या उसके अंदर इनको डिक्लेयर किया हुआ है, क्या FBR के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, क्या SCCP के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर तो वो डिक्लेरेशन है तो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर आने वाली तमाम वेल्थ को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब की भी बात हो रही थी, अगर वो आप उन्हीं की एग्जाम्पल ले लें तो शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ इस सिलसिले में सामने आ गया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने और मेरी फैमिली मेंबर्स ने, जिसमें उनके भाई भी शामिल हैं और दोनों भाइयों की बेगमात भी शामिल हैं, 4 अफराद के हवाले से ये ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी, लेकिन उनके अंदर ना कोई ट्रांजेक्शन हुई और वो बगैर ट्रांजेक्शन के उन कंपनियों को उसके बाद बंद कर दिया गया। ये शौकत तरीन साहब क्लेम कर रहे हैं और उनको डिक्लेयर भी किया हुआ है और स्टेट बैंक की इजाजत के साथ जो है ये कंपनीज बनी थी। तो कम से कम शौकत तरीन साहब का अगर ये मौक़िफ़ जो है पेपर्स के साथ भी जो है वो टैली हो जाता है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात आती है कि कैबिनेट के अंदर जो दीगर मिनिस्टर्स हैं, क्या उन लोगों ने इस तरह ये डिक्लेरेशन की हुई है या नहीं की। दूसरी बात, अगर इसका सियासी एंगल की बात करें तो इमरान खान साहब के ऊपर अब इस बात का प्रेशर जरूर आएगा कि अगर कोई तहकीकात हो रही है तो क्या इतनी देर तक ये मिनिस्टर्स अपने पोर्टफोलियो रख के इन तहकीकात को होने दे सकते हैं, या एक्चुअली जब तक ये तहकीकात हो रही हैं तब तक वहां से वो रिजाइन करें और जब तहकीकात कंप्लीट हो जाए और इनको क्लीन चिट मिल जाए तो फिर बेशक आके वो बैठ के उस पोर्टफोलियो को दोबारा संभालना। तो इसलिए मेरा ख्याल में इसके सियासी फॉल आउट जो हैं वो ज्यादा होंगे, लेकिन एज सच अगर तो कोई डिक्लेरेशन है फिर मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब के लिए या उनके कैबिनेट के दीगर अफराद के लिए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जावेद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तहकीकात क्या होंगी और हुकूमत के ऊपर किस हद तक प्रेशर होगा? देखिए, एक तो अगर कोई कंपनी बाहर अगर किसी इंसान ने बनाई है और उसने यहाँ पे अपने पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किया, अपने असासे में डिक्लेयर नहीं किया, तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही जुर्म है और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी जुर्म है। तो अगर तो इन सब लोगों ने अपनी कंपनीज रजिस्टर करवाई है पाकिस्तान में, ये एसेट्स डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं है तो फिर डेफिनेटली इनको डीसीट होना पड़ेगा और इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आएगा कि पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ये बात माननी पड़ेगी बड़ी हद तक, क्योंकि अगर मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो उन सब के ऊपर ये पाबंदी है कि उन्होंने ये करना ही करना होगा। तो सूरत दीगर फिर वो इंटरनेशनल सफर नहीं कर सकेंगे, कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके ऊपर साइन नहीं कर सकेंगे। अच्छा शहबाज राना साहब, जिस तरह से पहले भी बात हुई कि पैनामा पेपर्स के बाद सिर्फ नवाज शरीफ का जो केस था वो मुंतकी अंजाम तक पहुंच सका, नाम तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के, जजेस के, रिटायर्ड फौजियों के भी थे। इस बार ये कितना ज़रूरी है, कितनी भारी जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, क्योंकि इनकी तो सियासत की जो बुनियाद है वो भी यही है कि करप्शन के खात्मे के लिए आए वज़ीर आज़म। आपको क्या लगता है कि अपने वादे को पूरा कर पाएंगे वज़ीर आज़म? मेरा ख्याल है कि 2016 में और 2021 में बहुत फर्क है। 2016 में जब पनामा पेपर सामने आए तो उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नेंस में बहुत ज्यादा उसके अंदर लूप होल्स थे, जिसको बाद में उस वक्त के जो वजीर खजाना थे इसाक डार साहब, उन्होंने खुद कहा जी मैं इनको प्लग करूंगा। यहाँ पे जितने जितने लोगों को प्रॉब्लम्स थे, हमारे जो टैक्स सिस्टम के अंदर फ्लॉज थे, जिसको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और इस एक्सप्लॉइटेशन में उनकी मदद की। पाकिस्तान के जो नामवर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने, और जो वो फर्म्स होती है उन्होंने उसकी मदद की और पैसा बाहर गया। उसके बाद फिर जो कंपनीज एक्ट 2017 एक आया था, उसके अंदर कुछ तरमीम की गई और तरमीम करके ये एक बनाया गया, बल्कि कानून बन चुका है अब, कि जो बेनिफिशियल ओनरशिप होगी अगर आपके मुल्क से बाहर, चाहे वो $1 की भी है, तो उसको आपको जो कंपनी है और उसके डायरेक्टर्स हैं उनको वो चीज SCCP में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर है, वहां पे उसको डिक्लेयर करना है। तो कानून के मुताबिक आज SCCP के पास एक रजिस्टर मौजूद है जिसके अंदर इन तमाम कंपनीज को अपने एसेट्स डिक्लेयर करना है। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक एफर्ट हुई थी कि एक लाया जाए ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस के जरिए ये वाली जो शिक थी ना कि बेनिफिशियल ओनरशिप को कि आपकी जो है गैर ममालिक में वहां पे आपने डिक्लेयर करनी है, इस क्लॉज को डिलीट किया गया था। उसके ऊपर हमने उस वक्त खबरें की,
प्रोग्राम किया, अपने द रिव्यू में हमने इस इशू को हाईलाइट किया, उसका फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया, तो वो चीजें रिवर्स हो गई थी और वो क्लॉज आज भी कानून का हिस्सा है। तो अगर ये सारी कंपनीज जिस तरह अभी मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि शौकत तरीन ने अपनी कंपनीज डिक्लेयर किसी न किसी जगह पे की हुई है, तो अगर तो ये कंपनीज डिक्लेयर्ड है तो देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। वो एफबीआर के पास डिक्लेयर है, वो एससीसीपी के पास डिक्लेयर है, अगर कोई सियासतदान है ईसीपी के पास डिक्लेयर है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आज हमारे कवानीन इतने सख्त हैं, अगर इन कवानीन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल सुबह इनका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। एफबीआर कल सुबह ये जिनके नाम आए इनको इनिशियल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर नोटिस दे सकता है। एक सेक्शन गालिबन 176 होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों से मांगी जा सकती है, उसके अंदर 2 माह के अंदर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल आ जाता है पॉलिटिकल विल का, क्या वो तमाम अफराद जिसमें खास तौर पर अगर आप देखें मखदूम खुसरो बख्तियार साहब का केस, वो आज से नैब के अंदर नहीं पड़ा हुआ, बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। तो क्या जब इस तरह के केसेस पहले ही पाकिस्तान के अंदर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस तरह नाम आने के बाद क्या कार्रवाई हो जाएगी? क्या एक दफा फिर वो 2016 वाली एपिसोड रिपीट होगी कि जब एफबीआर ने इन तमाम अफराद को जो 300 से ज्यादा थे और उनमें से जिनके इनके पास जो एड्रेसेस थे, तफसीलात थी उनके पतों की, वहां पे उन्होंने टैक्स नोटिस उनको दिए, तो उसके बाद उसका फॉलो अप क्या हुआ? तो अगर तो वही सूरत हाल आज रहनी है कि जी हम 15-20 दिन की एक्टिविटी देखेंगे, हम अखबारात में इसको कवर भी करेंगे, टीवी प्रोग्राम्स में भी हम सब इसको कवर करेंगे, फिर बाद में 1 महीने बाद हम इसका कोई फॉलो अप नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। सिस्टम्स की हमें बात करनी चाहिए, सिस्टम मजबूत हुए हैं पिछले 5 साल में, लॉज में बेहतरी आई है, अब इन लोगों को पकड़ना आसान है। दी ओनली क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल विल। जहां तक एक और जो चीज अभी जिसका ऊपर हम इतना जिक्र नहीं किया, डॉक्टर वकार मसूद खान साहब के बेटे का भी नाम है। वकार मसूद खान साहब साबिक सेक्रेटरी खजाना रहे हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी थे फाइनेंस और रेवेन्यू के, तो उनके बेटे की भी कंपनी है, गालिबन उनके भाई के साथ उनकी शेयर होल्डिंग है। वो तो कह रहे हैं कि मैं एक मॉडेस्ट लाइफ गुजारता हूँ, और मेरा जो मैंने अभी ICIJ की वेबसाइट के ऊपर उनका जो वर्जन पढ़ा कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, या वो अपने इंडिपेंडेंट है इन चीजों से अगर है तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। क्या अगर डिपेंडेंट, जिस तरह वो कह रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उनके बेटे, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो क्या वो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं? अगर करवाते हैं तो क्या उसमें डिक्लेयर उन्होंने किया? अगर नहीं करवाते तो फिर क्या डॉक्टर वकार मसूद खान साहब ने डिक्लेयर किया? तो अब इतना मुश्किल नहीं है लोगों को पकड़ना। एक तो अच्छी बात यह है कि जो बड़े नाम, अभी तक तो खैर हमें नहीं पता, 600-700 अफराद की बात हो रही, चंद नाम ही हमारे सामने आए हैं। अगर एग्जाम्पल सेट करनी है तो 4-5-6 आपके काबीना के वुज़रा है, कुछ बड़े जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास एक मौका है। 3 साल तक उन्होंने एहतसाब और करप्शन को खत्म करने के नाम पर कुछ नहीं किया सिवाय नारे लगाने के। तो ये इस वक्त में एक अच्छा मौका है कि इस वक्त में जो नारे लगाए गए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। मंसूर साहब, आपको लगता है कि अब की बार वाकई ही पॉलिटिकल विल ऐसी नजर आएगी कि अब इन लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा अगर ये तमाम चीजें गैर कानूनी हैं? तो देखिए, इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात ये की है कि एक तो उन्होंने पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, 24 घंटे पहले से ही जो है वो कम से कम इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने अपना मौकफ देना शुरू कर दिया था। हम लोग सब उस वक्त हैरान थे कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल में वो प्रीएम्प्ट कर चुके थे और उसकी वजह यह है कि ICIJ जो है वो इनका मौकफ लेने के लिए इनको एक क्वेश्चनर भेजता है, और जब ये क्वेश्चनर इनको भेजे गए हैं गालिबन, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है और उसमें शौकत तरीन साहब भी शामिल है, तो इनको ये समझ आ गई थी कि अब कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई ना कोई पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने पहले ही अपने वर्जन दे दिए। लेकिन इस सारी चीज के अंदर ये क्वेश्चनर्स दीगर लोगों को भी गए हैं, जिसमें जाहिर बात है फैसल वाडा साहब भी शामिल हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब के भाई भी शामिल हैं, जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि ये सारी चीज जो है ये हुकूमत के अंदर जो है ऑब्वियसली डिस्कस हुई होगी, क्योंकि शहबाज राना साहब भी शायद इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि पिछले दिनों ही शौकत तरीन साहब की तकरीबन कोई 1 घंटे की मुलाकात हुई थी वजीर आजम के साथ। तो जाहिर बात है बाकी लोगों के बारे में भी पता होगा कि उनकी भी इस कोई ना कोई ऑफशोर कंपनी के हवाले से कोई क्वेश्चनर्स इनको आए हुए हैं। उन्होंने अपना मौकफ 24 घंटे पहले क्यों नहीं दिया? उनकी किसी किस्म का कोई वर्जन क्यों नहीं आया? कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही वर्जन नहीं दिए। मिसाल के तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि मुन्ना सलाही साहब से जब रब्ता किया गया और उसमें चौधरी पूरी फैमिली से रब्ता किया गया, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अगर बात हम शौकत तरीन साहब की करें तो हाँ, उन्होंने रिप्लाई किया। शहबाज गिल साहब ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिप्लाई किया। इसाक डार साहब के जो साहबजादे हैं अली डार, उनकी भी एक कंपनी निकली है, उन्होंने भी रिप्लाई किया। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया लेकिन कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया, इसकी बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कि अगर वो क्लियर है
तो इमरान खान साहब के ऊपर एक सियासी प्रेशर आएगा। लेकिन सही। मुझे ये लग रहा है क्योंकि जिस तरह उन्होंने एक पोजीशन ली है इमरान खान साहब ने फौरन, मेरा ख्याल में वो इसको छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह उनका एक नैरेटिव रहा है हमेशा अकाउंटेबिलिटी का, चाहे उनके अपने भी मिनिस्टर्स हों, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब किसी को भी स्पेयर करे। ठीक है चौधरी साहब, आपके ख्याल में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनका पेंडोरा पेपर्स में नाम भी है और अपने एसेट डिक्लेयर भी नहीं किए, उनका अपने ओहदों से फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना, मुस्ताफी हो जाना कितना जरूरी है ताकि वो तहकीकात पर असरअंदाज ना हो? तो देखिए, इसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीन नुक्ते हैं। एक तो पाकिस्तान का कानून है, वो ज़ाहिर शहबाज साहब ने आपको बताया, शहबाज राना साहब ने, कि कानून में 2017 में तरमीम हो गई थी और ये बड़ा मशहूर वाक़या था। उस वक्त खाता शोर भी हुआ था, बल्कि नैब ने और FIA ने 560 लोग थे जो पुराने जो पनामा केसेस में आए थे, पनामा पेपर्स में आए थे, उन सबको नोटिस भी जारी किए थे। और उस वक्त इस चीज़ को ज़ाहिर जो आज की हुकूमत है उसको अप्रिशिएट भी कर रही थी और इन्होंने चाहा था कि सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन उस दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर थे, एक ने इस्तीफा दिया था, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने खुद, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने बाकायदा ट्रायल करके अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया था। बाकी जो थे ट्रायल अभी तक नहीं हुए, लेकिन लॉज सब ने स्ट्रांग किए। सबसे पहले फ्रांस था जिसने अपने कानून सख्त किए, फिर इंग्लैंड ने, फिर अमेरिका ने, अभी यूरोप के तमाम मुल्कों ने, यूरोपियन यूनियन ने इसके बारे में बाकायदा कानून बना लिए। और ये है कि इस किस्म के सीक्रेट अकाउंट्स जब भी होंगे तो उनको ना सिर्फ सजा दी जाएगी बल्कि उनको ट्रैवल की पाबंदियां, फिर उनके एसेट्स को जब्त करना, ये सारा जो यूरोप में ये सारे अरसे में 4-5 साल में ये भी बना लिया। एक तो ये एस्पेक्ट है पाकिस्तानी लॉज का, दूसरा इंटरनेशनल लॉज का, तीसरा इखलाकी पहलू है इसका कि इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी ये कहा है कि जो शख्स जिसके ऊपर इल्जाम लगे, इवन जो रेलवे का एक्सीडेंट हो उस पर भी वजीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब ये बड़ा सुनहरी वक्त है कि वो साबित करें कि वो वाकई एहतसाब चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। तो उनको करना तो पड़ेगा, लेकिन जब ये करेंगे तो क्या गवर्नमेंट कायम रह सकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ चौधरी साहबान जो है वो बड़े स्ट्रांग है, अगर वही नाराज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। आधे इसमें मिनिस्टर्स और जो एडवाइजर्स हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। तकरीबन 70 के करीब तो पाकिस्तानी है जिनका बड़े मेन लोग जो जिनका नाम इसमें आ रहा है। तो अब उसको गवर्नमेंट जो है वो कैसे छुपाएगी, कितना अर्सा तक इनको बचाएगी। अब अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है या इनको डी-सीट किया जाता है या इनको कहा जाता है कि आप कुछ अर्से के कलमदान छोड़ दें तो गवर्नमेंट नहीं बच सकेगी। और अगर गवर्नमेंट बचाई जाती है तो जो प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर वो भी आपके सामने इखलाकी प्रेशर है, कानूनी प्रेशर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपोजिशन चली जाएगी सारे इश्यू पे। और उसके साथ इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि बड़ा स्कैंडल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि लोकल सतह पे किसी अखबार में आ गया और इसको दबा दिया जाए। ये तो बहुत शोर होगा पूरी दुनिया में और इससे भी लॉज भी स्ट्रांग होंगे, मजीद मजबूत होंगे। और इस सारी सूरत में ये देखिएगा कि पाकिस्तान जो FATF के अंदर जो पाकिस्तान की सूरत है वो है, अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो आपके सामने है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की जो माशी मेल्टडाउन है उसको जहन में रखें, फिर उसके बाद इखलाकी पोजीशन गवर्नमेंट की, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे हुकूमत के लिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर प्रिंसिपल स्टैंड ले जाते हैं तो इनकी अपनी फेस सेविंग बहुत अच्छी होगी, लोग जो होंगे इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर इसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये बच सकेगी गवर्नमेंट और इखलाकी तौर पर प्रेशर में आएंगे। बाकी शौकत तरीन साहब जो है ना, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डिक्लेयर किया लेकिन उन्होंने अपनी कंपनीज डिक्लेयर नहीं की हुई। ये आने वाले दिनों में आपके सामने ये हकीकत आ जाएगी। और सारे राब्ता सबसे किया गया था, उससे पहले बाकायदा इनको खत भी लिखे गए थे और उसमें कुछ लोगों ने रिस्पांस दिए, कुछ लोगों ने रिस्पांस नहीं आया। शौकत तरीन साहब मेरा ख्याल है कि इस झगड़े में आ जाएंगे, नहीं बच सकेंगे। ठीक है जावेद साहब, जो पहलू आपने उठाए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर तहकीकात होती हैं इत्तेहादी नाराज हो सकते हैं, तो फिर इस सारी सिचुएशन में क्या रुख हो सकता है? लगता है कहीं ना कहीं कोई मुसालिहत, कोई मुफाहमत काम आ जाएगी? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाना भी है, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, ये बड़ा स्कैंडल है और जो जो ये अनरस्ट होगा तो इसमें लॉस भी बनेंगे और हो सकता है इंटरनेशनल लॉस बन जाए कि ऐसे लोग जो इनके सीक्रेट अकाउंट्स हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते किसी मुल्क के अंदर भी। जब इस किस्म का कोई कानून साजी इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है तो ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बेरसिंग होगी सिचुएशन कि वो इन मिनिस्टर्स को या उन लोगों को जो सरकारी मुलाजिम है उनको सीट से अलग ना करें। तो मेरा ख्याल है ये पनामा से बड़ा स्कैंडल है, ज़ाहिर आप सब लोग कह भी रहे हैं और जो जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है उसको, तो उसमें ये ज़्यादा खौफनाक है और इसको अगर इसके ऊपर मट्टी डाली जा सकती है तो मेरा ख्याल है शायद 1.5 साल ये सामने नहीं आता। तो अगर इतनी जल्दी इसको बाहर लाया गया है और आया ये
तो डेफिनेटली छोटे मुल्कों के लिए खासी प्रॉब्लम होंगे, स्पेशली अरब जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत प्रेशर होगा इसके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी आसानी से हजम किया जा सकता है इस इशू में। इतनी आसानी से हजम नहीं किया जा सकता। मंसूर साहब, आप एग्री करेंगे कि वो काम जो कि 126 दिन का धरना नहीं कर सका था, पैनामा पेपर्स ने कर दिखाया था, और ये उससे बड़ा स्कैंडल है, इसमें इतना पोटेंशियल आप समझते हैं है कि अगर इंसाफ ना हुआ, मेरिट पे फैसले ना हुए, सजाएं ना हुई, तो फिर हुकूमत को ले डूबने की सलाहियत है इस स्कैंडल में? देखिए, मेरे ख्याल में इसको मैं जरा एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहूंगा। इमरान खान साहब के लिए बेशक इस वक्त अगर आप वैसे पब्लिक ओपिनियन जाके देखें तो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो वैसी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है महंगाई की वजह से और इस तरह के जो इश्यूज हैं। मेरा ख्याल में तो एक अच्छा जो सियासतदान होता है उसके लिए तो अपने आप को अगर वो फंसा भी हो तो उस सिचुएशन को अगर अपने लिए मोल्ड कर ले तो उससे बढ़ के तो उसके पास और कोई क्वालिटी नहीं होती। मेरा ख्याल में तो इमरान खान साहब इसको एक क्वालिटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो अगर अपने इत्तेहादियों को आज छोड़ दें, मिसाल के तौर पे वो चौधरी के साथ कह दें कि जी ठीक है, हमने नहीं आपके साथ इत्तेहाद रखना, आपने जाना तो जाए, हमने नहीं हुकूमत कंटिन्यू करनी। और अब साथ ही साथ अपने वो लोग जो टेंटेड हैं, जिनके ऊपर जो जवाब नहीं दे पा रहे, अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे, इमरान खान साहब आज अगर खड़े हो जाएं और कह दें कि जी बेशक हुकूमत जाती है तो जाए, ये लोग मेरे साथ हुकूमत में नहीं रहेंगे, मुझे इन लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब का वो जो अकाउंटेबिलिटी का एक नैरेटिव है जिसके ऊपर लोग उनको वोट देते आए हैं, जो ये समझते हैं कि ये मिस्टर क्लीन है और इनकी जो असूल हैं वो कभी भी सैक्रिफाइस नहीं हो सकते, तो ये इमरान खान साहब इस पूरी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, और जिस तरह जावेद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि बैठे हुए अच्छे भले रेड कार्पेट को छोड़ देना, हुकूमत के प्रोटोकॉल को छोड़ देना, वजीर आजम की सीट को छोड़ देना, अच्छी भली हुकूमत चलती है उसको छोड़ देना, ये कोई आसान काम नहीं होता। आपको बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है इसको कुर्बान करने के लिए। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर इस पर क्या चाल चलते हैं। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, और चूंकि ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की भी निकली है और इसाक डार साहब के साहबजादे की भी निकली है, तो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उन दोनों को टारगेट करके जो है वो उन्होंने तो शुरू कर दी है। तो गालिबन अब ये कल से जो है ये मड स्लिंगिंग जो है एक दूसरे की तरफ जो है उसका आगाज हो जाएगा। कल से आप देखिएगा ये सारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इसी तरह ही कीचड़ उछालना शुरू कर देंगी। ठीक है रहमान, सियासी जमातों की जानिब से बयानात का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन वक्त है अभी तक जो भी नारे लगाए गए, जो भी वादे किए गए जावेद साहब के, उनको पूरा किया जा सके? जावेद साहब, आपसे ये सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास ये मौका तो सुनहरी है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो चाहते हैं कि वो एक पॉपुलर लीडर बने इसके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, तो उनके पास ये ऑप्शन है। लेकिन क्या उनके मसल भी इतने स्ट्रांग है? मेरा ख्याल है मसल इतने स्ट्रांग नहीं है। पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो आपके सामने है, जो इत्तेहादी है वो एक और फोर्स है, कोई ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटल फोर्स है जिसने उनको कायम रखा हुआ है, और मेरा ख्याल है वो कितनी देर तक कायम रख सकेगी वो भी फोर्स ही है, ये भी आप ज़हन में रखें। इंटरनेशनल प्रेशर, फिर डॉलर की परवाज जो है वो रोज डॉलर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह कभी ऊपर जाता है, बल्कि ऊपर ही जाता है, नीचे तो आता नहीं है वो। ये है स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है। फिर ये अफगानिस्तान के इशू के ऊपर जो हमारे गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो है। अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अमेरिका पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ताल्लुकात कभी खराब भी हुए। 3.25 साल हो गए अमेरिका ने अपना इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं रखा, लेकिन हमारा इन्वेस्टर अमेरिका के अंदर है, तो आप उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसके अंदर चाइना जो है वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सी पैक के ऊपर जो उसको स्लो डाउन किया 3 साल के अंदर हमने, वो वहां से भी वो बहुत ज्यादा खुश हमारे साथ नहीं है। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर इस किस्म के स्कैंडल्स को और फिर गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करनी, ये जाहिर है बड़ा खतरनाक होता है। और अगर इमरान खान साहब एक पॉपुलर स्टांस लेते हैं, वो गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो अवाम में पॉपुलर तो होंगे, लेकिन सवाल ये कि अगले इलेक्शन में भी वो कामयाब हो सकेंगे, मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये सारे जो लोग इनके साथ इस वक्त हैं वो नाराज होकर इनका साथ छोड़ देंगे, और पार्टी के अंदर इतने लोग नहीं हैं कि जो हर हल्के पे खड़ा किया जा सके। और इमरान खान साहब अभी 3 साल की परफॉर्मेंस के बाद इतने पॉपुलर नहीं रहे कि जिस खंबे को खड़ा करेंगे लोग उसको वोट दे देंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। मैं वैसे पॉजिटिव सोचना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन हकाइक तो यही है कि जो सबके सामने है, इन हकाइक में से गवर्नमेंट को अपने लिए अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। मेरा ख्याल है आने वाले दिन जो है गवर्नमेंट के लिए मजीद सख्त हो जाएंगे, क्योंकि इस स्कैंडल को इतनी आसानी से आप पसे पुश नहीं डाल सकेंगे।
चौधरी साहब, आपसे सवाल एक करना चाहूंगा। जिस वक्त पनामा लीक्स आया था उस वक्त नून लीग का मौक़िफ़, उनका बयानिया यही था कि ताकतवर हलकों से क्योंकि हमने टक्कर ले ली है, डॉन लीक्स का मामला हुआ था, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केसेस को ओपन किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें पनामा पेपर्स का केस चलाने के बाद भी इकामा पे निकालना पड़ा। तो अभी भी आपको लगता है कि जिनकी अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों के साथ, मुक़तदर हलकों के साथ, वो बच जाएंगे, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगा और रगड़े में वही आएंगे जिनकी बनी हुई नहीं है? देखिए, वो पनामा केस जो है ना, मियां नवाज शरीफ साहब उसके बारे में कुछ भी कहें कि जी मुझे टारगेट किया गया, लेकिन पनामा केस था, उनके अंदर कंपनीज निकली थी, वो उनकी फैमिली को उन्हें तस्लीम करना पड़ा था, उनके अंदर अकाउंट्स थे, उन पे पैसे थे, ये सारी चीजें थी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अगर उसको बचे थे तो वो पाकिस्तान के कवानीन की कमजोरी की वजह से बच गए थे और उन्हें अकामा पे फारिग किया गया था। अगर आज के कवानीन होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब को 2 महीने भी निकाल सकते। तो आज जो कवानीन इंटरनेशनली सख्त हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे जो सख्त हुए हैं पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से आप ताकतवर हलकों के साथ मिलके या आप अदालत को क्रिटिसाइज करके आप उसमें से बच सकेंगे। एक ही तरीका है कि आप सारे लोग मिलके जो पार्लियामेंट के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो वहाँ जाके लॉ अमेंड कर लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन पे लॉ को अमेंड किया जा सकेगा जब इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा कि हर जगह से नए कवानीन बनाए जाएंगे और नई सख्ती आएंगी, तो पाकिस्तान अपने आप को कैसे अवॉइड कर सकता है। और SATF के होते हुए अब हमारे लिए इतने ऑप्शन खुले हुए नहीं है दुनिया में कि हम किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको इजाजत दे सके या आफ्टर कंपनी जो है ना उसको अनरजिस्टर्ड छोड़ दे और फिर ये कहें कि जिसने बनाई है कोई मसला नहीं है, वो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर सकता है। तो इतने इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर रह के हुकूमत पाकिस्तान के लिए कुछ लोगों को बचाना इतना आसान काम नहीं होगा। ये हो सकता है कि केस चलते रहे, लेकिन होता रहे, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करें, अपने केस बर्दाश्त करें, हम उसको टाइम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इनसे जान भी छुड़ाई जा सकती है इस स्कैंडल से। ठीक है मंसूर साहब, जिस तरह से अभी आप ही बात कर रहे थे कि टारगेट करना शुरू कर दिया गया है, बयानात आना शुरू हो गए हैं, डीलिंग क्या हो सकती है? क्या हम देख सकते हैं कि इतनी खुश आइन डीलिंग हो कि जिस तरह से बात की जा रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको हम खूबसूरती से डील कर सकें? देखिए, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा, मेरा इस पर जरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको सिर्फ, अगर हुकूमत के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं और अगर आप उनकी स्ट्रेंथ उठा के देखें, मिसाल के तौर पे शौकत तरीन साहब को अगर हम ले लें, तो शौकत तरीन साहब एक वजीर खजाना है, इस मुल्क के चौथे वजीर खजाना है, पहले ही इतने वजीर खजाना तब्दील हो चुके हैं। अगर कोई वजीर खजाना हटाना भी पड़ता है तो आप लगा देंगे यहाँ पे इस हुकूमत में तो ये सिलसिला चल रहा है। आपके प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे आते हैं? आपके प्रॉब्लम एरिया 2 लोगों के साथ मेरी नजर में आते हैं। एक आते हैं मुन्नस इलाही के हवाले से और एक प्रॉब्लम आती है आपको खुसरो बख्तियार के भाई के हवाले से, क्योंकि ये 2 आपके इत्तेहादी हैं। खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो ऑलरेडी सदर्न पंजाब के पूरे ब्लॉक को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह पंजाब के अंदर आपकी पंजाब की हुकूमत जो है वो खड़ी ही चौधरीज की सपोर्ट के साथ है। आप उन दोनों को किस तरह हाथ लगाएंगे या आप उन दोनों के खिलाफ किस तरह एक्शन लेंगे? मुझे आज भी याद है कि मैंने जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि जी आप एक जमाने में चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उन्हीं के साथ इत्तेहाद में बैठे हैं। तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा चलें छोड़े, कोई और बात करें, आगे चलते हैं। तो उन्होंने उसको उस क्वेश्चन को डक कर दिया था। तो ये 2 प्रॉब्लम एरियाज हैं। मैं इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं नजर आता। हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि आज इन पंडोरा पेपर्स के अंदर इमरान खान साहब का नाम आज भी नहीं है। उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं आई, ना उनकी किसी फैमिली मेंबर के ऊपर आई है, ना उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनकी कोई ऐसी कोई कंपनी निकली है। तो अभी भी मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की अपनी जात के ऊपर कोई प्रेशर है। हाँ, ये जरूर है और ये वाकई एक टेस्टिंग फेज है कि इमरान खान साहब अपने कैबिनेट के अंदर मौजूद लोग, जिसमें अलीम खान साहब को भी अगर ले लीजिए, तो उनके अगेंस्ट अब क्या एक्शन क्या करते हैं? क्या वो उनको कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाते हैं या नहीं? और अगर नहीं दे पाते तो उसके बाद इमरान खान साहब का कंडक्ट क्या होता है? ये एक टेस्टिंग फेज है। लेकिन एज सच एज इमरान खान साहब हिमसेल्फ इज कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर फिलहाल कोई प्रॉब्लम है। आगे चल के मेरे ख्याल में भी इतना टाइम लगेगा, उसके बाद सिचुएशन कुछ क्लियर होगी। आपके ख्याल में चौधरी साहब, पॉलिटिकली मॉरली एक जिम्मेदारी तो वजीर आजम पर बहरहाल आ चुकी है क्योंकि इस वक्त हेड ऑफ स्टेट भी हैं, तो आपके ख्याल में अगर ऑप्शन आ जाए उनके सामने कि एक तरफ हुकूमत को चुनना है, दूसरी तरफ मेरिट पे फैसलों को, इंसाफ को, करप्शन के खात्मे को, तो किसका इंतखाब करेंगे वो? मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का, हुकूमत का इंतखाब करेंगे। एक अलीम खान साहब के रेफर से एक चीज मैं आपके सामने रख दूं कि अलीम खान साहब को जब ये फॉर्म सर्व किया गया था आज से 1.5 महीने पहले, जब उनको ये पता चला था कि उनकी कंपनीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उन्होंने ये अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेकर गए थे। उन्होंने ये बताया था कि ये सिचुएशन है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ठीक है आप रुकें, कोई मसला नहीं है, हम इसको देखते हैं कि क्या होता है इसमें से, तो आप पहले इसको सामने आने दें और उसके बाद फिर इसके बारे में सोचेंगे। तो अलीम खान साहब इसके बारे में वेल अवेयर थे, तो इस दौरान उन्होंने काम भी किया, एक उन्होंने न्यूज़ चैनल भी खरीदा
और उसको भी लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल को। दूसरा उन्होंने सिल्क बैंक खरीदा जो शौकत तरीन साहब का है और उसकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ पेमेंट उन्होंने बल्कि अलीम खान साहब ने कर भी दी उसकी, और बाकी क्लियरेंस जो है वो नैब से लेनी है, और जिस दिन एनओसी नैब दे देगा तो वो बैंक में उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो तो पहले से बोरिया और अपना बिस्तर जो दोनों है तो समेट के बैठे हुए, उनको पता है कि वो ज्यादातर तक इस सिचुएशन में नहीं चल सकेंगे। तो इसके अलावा बाकी चौधरी साहबान है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं चौधरी साहबान, बल्कि उनका भी मैसेज भी आया मुझे, तो ये कह रहे हैं कि जी हम हमारे पहले डिक्लेयर्ड है और हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो चौधरी साहबान का ये मौकफ है, लेकिन अगर डिक्लेयर्ड होते तो मेरा ख्याल था ये फिर इशू ना बनता, फिर इनके नाम इस लेवल पे ना आते। इसी तरह और मिनिस्टर्स है, ये सुबह तक ये जब पूरी लिस्ट खुलेगी तो आप देखेंगे बेशुमार लोग हैं इसके अंदर, क्योंकि ये आम नहीं है कि जिसमें कुछ चंद लोग हों जिनको हम ये कह के कि इसको आसानी से इसको हासिल किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, यह प्रेशर आएगा इस पे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इंटरनेशनली भी इसको आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी पाकिस्तान की इस इशू पे। हुकूमत के ऊपर जोर आएगा। रहमान साहब, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर भी काफ़ी अरसे से काफ़ी जोर है, काफ़ी दबाव है पॉजिटिव रिपोर्टिंग का, तो आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलेगा या फिर जो मीडिया के ऊपर जोर है पॉजिटिव रिपोर्टिंग का उसके तहत इस मामले को दबाया जा सकता है 2023 के आम इंतखाबात से पहले? देखिए जुनेद, ये सवाल मीडिया के लिए नहीं, ये बेसिकली सियासत के लिए सवाल है। और आपने देखा पानामा पेपर्स जब आए थे तो उस वक्त भी बहुत जो है वो इस हवाले से बात हुई कि शायद ये कोई वक्ती तूफान है, थम जाएगा। ये अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने इस हवाले से, आपको उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड भी हैं कि लोगों ने ये भूल जाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये चीज़ें जब ज़ाहिर बात है पब्लिक डोमेन के अंदर आ गई तो उसके बाद पब्लिक जो है वो इस पर जो है वो मीडिया में भी बात होती रही, सोशल मीडिया पर भी बात होती रही, और फिर उसके अलावा अदालतों में भी जो है वो जो केसेस वगैरह होते रहे उसमें भी जो है वो उनका चर्चा रहा। देखिए इस वक्त सूरत हाल, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक तरह से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि उस वक्त जब पानामा पेपर थे तो उस वक्त ये ऑपोजिशन का इशू था, लेकिन अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये इशू जो है वो एक तरह से ये हुकूमत का इशू है। क्योंकि इमरान खान साहब की अभी जो मैंने ट्वीट देखी है उसमें उन्होंने इसका जो है वो खैर मकदम किया है पेपर्स का। उन्होंने वो इससे पहले भी जनरल असम्बली का इजलास हो या वैसे भी वो बारहा इस पर बात कर चुके हैं कि बाहर जो दौलत पड़ी है वो अगर गैर कानूनी तरीकों से गई है, लूट कर यहाँ से गरीब ममालिक से लेकर जाई गई है, तो फिर ये उन ममालिक में जो टैक्स के कवानीन हैं वो इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, हुकूमत अगर इस पर जो है वो इसकी तहकीकात करती है। लेकिन देखिए इसमें पानामा पेपर्स में बहुत सारे नाम आए थे, हम कई दफा कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसी की भी जो है वो ऑफशोर कंपनी अगर है तो वो जाहिरी तौर पर कोई गैर कानूनी काम है। कारोबारी अफराद के लिए बड़ी एक आम प्रैक्टिस है कि वो ऑफशोर कंपनीज जो है वो बनाते हैं। ज्यादा मसला ये होता है सियासतदानों के लिए, और सियासतदानों के लिए बुनियादी तौर पर एक तो उस ताल्लुक को एक्सप्लेन करना है जो हमने अभी तक जो मैंने स्टोरी पढ़ी है, जो तफसीलात हम तक आई हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पर जो है वो ताल्लुक को जोड़ा गया है साथ, कि किसी के बेटे की है, किसी के भतीजे की है, किसी के वाइफ की है। तो ये ताल्लुक जो है वो क्या, इसकी कारोबारी नोयत जो है वो क्या है, सबसे पहला तो सवाल जो है वो इन पेपर्स के बाद जो है वो ये उठेगा। दूसरा, और जो इनको एक्सप्लेन करना होगा, जाहिर बात है जिनके जो है वो नाम आए। दूसरा इसके अंदर जो है कि जो ऑफशोर कंपनी का जो एसेट है, क्या वो एसेट जो है वो डिक्लेयर है या नहीं है, ये दूसरा सवाल होगा। और फिर जो एसेट जिस तरह से खरीदा गया या एसेट जिस तरह से बनाया गया, जिस पैसे से जो है वो एसेट जो है वो लिया गया, क्या वो पैसा जो है वो कारोबार से कानूनी तरीके से जो है वो जनरेट किया गया, या फिर वो पैसा जो है वो किसी कोई जिसको कहते हैं ना कि इलीगल प्रोसीड ऑफ मनी है,
जो कि उस पैसे के अंदर जो है वो सामने आई है। तो मेरा ख्याल है ये अब जैसे जैसे जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो अपनी अपनी वजाहत देंगे, उसके बाद ये सूरत हाल हमारे सामने जरा वाजे होगी कि उस पर जो है वो क्या कार्रवाई होती है या उनका ताल्लुक जो है वो कहां तक बनता है। अभी देखिए, अभी तक ये जो ट्रिकल डाउन इंफॉर्मेशन कर रही है, इसमें कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही, कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही, कहीं से कोई रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जब तक पूरी तस्वीर वाज़ेह नहीं हो जाती उस वक्त तक इस पर कोई राय कायम करना मुश्किल है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, मेरा ख्याल है कि वो भी आम है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो क्या स्टांस लेती है। गवर्नमेंट जो है वो पानामा पेपर्स के बाद अब पेंडोरा पेपर्स जब के आए हैं, ये जो एनवायरनमेंट है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना जो एहतसाब का नैरेटिव है उसको एंडोर्स करवाना चाहती है पब्लिक से भी, और खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो पर्सनल नैरेटिव है ये गैर कानूनी तरीके से जो है वो दौलत इन गरीब ममालिक से जो है वो बाहर ले जाई जाती है। तो मेरा ख्याल है उनके लिए, उनके बहैसियत एक सियासतदान, एक पॉलिटिशियन, एक लीडर के तौर पर उनके लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर वो इस पर कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहमान नज़र साहब, जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब। इस अहम मामले पर आपने अपना इजहार ख्याल किया और सबसे बड़ा नाज़रीन मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स सामने आ गया है। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आने वाले बुलेटिन्स में, आने वाले तबसरों में आप तक पहुँचाते रहेंगे।